आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गजा पर इजरायली फौज के हमले जारी, 24 घंटों में 200 मकामात पर बमबारी, 166 से जायद फलस्तीनी जाम बहक। हमास से झड़प में मजीद 15 इजरायली फौजी हलाक। आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस के जरिए सरकारी प्रोग्रामों और खदमात तक अवाम की रसाई को बढ़ाना इस दिन को मनाने का मकसद। मेहनत कशों को इंसाफ मिलने के लिए 25 दिसंबर का दिन रखा जाएगा याद, वजीर आजम मोदी। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने राजौरी पूंछ का किया दौरा, मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। पूंछ राजौरी में हालात कशीदा, फौजी ऑपरेशन 5वें रोज भी रहा जारी। पूंछ शहरी हलाकतों पर सुरनकोट पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। और अब पेश है खबरों की तफसील। पूंछ राजौरी सेक्टर में हालिया हमलों के दरमियान फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे आज सूरत हाल का जायजा लेने और वहां मिलिटेंट मुखालिफ ग्रिड को मजबूत करने पर तबादला ख्याल करने के लिए राजौरी पूंछ का उन्होंने दौरा किया है। यह दौरा राजौरी सेक्टर में थाना मंडी के करीब फौज के काफिले पर मिलिटेंट हमले में 4 फौजियों के खराक होने के चंद दिन बाद हुआ है। आपको बता दें कि फौजी सरबराह राजौरी पूंछ में हालिया दिनों बढ़ती हुई मिलिटेंट सरगर्मियों और फौज की हिरासत में मारे गए 3 शहरियों के मामले का भी जायजा ले रहे हैं। हालिया दिनों में 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के इलाके में तकरीबन 2 से 3 बड़े हमले हुए हैं और इसी सारी सूरत हाल का गहराई से जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह मामलात पर नजर रखे हुए हैं। दरियास्ता बाज़ ज़राए के मुताबिक बफलियाज में सिविलियन हलाकतों पर जहां पुलिस ने मामला भी दर्ज किया हुआ है, वहीं फौज ने एक ब्रिगेडियर समेत कुछ दूसरे अफसरों को तब्दील करने के अहकाम जारी किए हैं और साथ ही फौज ने इस मामले में तहकीकात के लिए मुकम्मल ताउन देने का भी यकीन दिया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक। पीर पंचाल में मिलिटेंसी की वारदातों के इजाफे के बीच आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिता का दौरा किया, जहां उन्होंने उन इलाकों का दौरा भी किया जहां 5 रोज कबल मिलिटेंटों के हमले में 4 फौजी जवान जाँ बहक हुए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज राजौरी पूंछ का दौरा किया, जहां उन्होंने आज एक फौजियों के साथ सिक्योरिटी रिव्यू की आला सतह मीटिंग भी की और उसके बाद उन्होंने डीकेजी के उस इलाके का भी दौरा किया जहां 5 रोज कबल मिलिटेंटों के हमले में 4 फौजी जवान जाँ बहक और 2 दिग्गज जख्मी हुए थे। उसके बाद लगातार राजौरी और पूंछ में हालात काफी कशीदा देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इंतजामिया की तरफ से आज तीसरे रोज भी इसके मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद रखा गया है। वहीं बड़े पैमाने पर इस इलाके में आज भी सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि खिता के हालात 1 जनवरी 2023 से ही खराब होना शुरू हो चुके थे, जहां डांगरी के अंदर मिलिटेंटों के हमले में 7 बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई और उसके बाद लगातार कई बड़े हमले देखने को मिले। खास करके राजौरी पूंछ हाईवे पर भी मिलिटेंटों की तरफ से हमले किए गए, जिसमें कई फौजी जवानों ने अपनी जानें गंवाई और उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें सामने आई, चाहे कंडी की बात करें, बुदुल की बात करें या कालाकोट की बात करें या जम्मू पूंछ हाईवे की बात करें, इनमें कई बड़े हमले देखने को मिले। उसके बाद 5 रोज कबल भी इसी तरह का एक बड़ा हमला डीकेजी के मकान नजदीक किया गया, जिसके बाद वहां 4 जवानों ने अपनी जानें गंवाई और उसके बाद आज 5वें रोज भी इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें इजाफी नफरी को भी अब तलब किया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर अभी भी सामने आ रही है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी राजौरी का दौरा किया और उन इलाकों का दौरा किया जहां ये हमले हुए हैं। उनके बाद उन्होंने एक आला सतह मीटिंग राजौरी के अंदर करने के बाद वो यहां से वापस रवाना हो चुके हैं और जराये के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उनकी तरफ से कई बड़ी हदायतें जारी की गई हैं। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक प्रोग्राम में वर्चुअली तौर शिरकत करते हुए कहा है कि इंदौर भोपाल इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, इंदौर और पीतमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जैसे तरक्याती प्रोजेक्टों में हजारों करोड़ रुपए की बड़ी रकम की सरमायाकारी की जा रही है। इससे मध्य प्रदेश में न सिर्फ खुशहाली बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत सही मानों में तेज रफ्तार तरक्की से गुजर रही है।
भोपाल इंदौर के बीच इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास हो। विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क हो। पास में धार जिले के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क हो। सरकार द्वारा इन पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे यहां पर रोजगार के हजारों नए अवसर बनने की संभावना है। विकास के इन प्रोजेक्ट से यहां की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। साथियों, एमपी का बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर समेत एमपी के कई शहर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का प्रेरक उदाहरण बन रहे हैं। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट भी संचालित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यहां ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। आज मुझे जलूत सोलर एनर्जी प्लांट के वर्चुअल भूमि पूजन का अवसर मिला है। इस प्लांट से हर महीने 4 करोड़ रुपए की बिजली इस बिल की बचत होने वाली है। 4 करोड़ रुपया बचने वाला हर महीने। मुझे खुशी है कि इस प्लांट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी कर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है। ग्रीन बॉन्ड का ये प्रयास पर्यावरण की रक्षा में देश के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक और माध्यम बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जहां इस प्रोग्राम के हवाले से वर्चुअली तौर शिरकत की है, वहीं पर कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में मंजूर किए गए मुजरिमाना बिलों पर राज्यसभा के रुकन उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये बिल मंजूर किए गए हैं वो आईनी नहीं था। उन्होंने कहा कि अगरचे उनसे उन बिलों के लिए नामवर वकला से मशवरा करने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने अपने रहनुमाओं के साथ जाने का इंतखाब किया है। फिर उन्होंने इन बिलों को बिला मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया है। ये बिल मौजूदा कवानीन का महज तर्जुमा शुदा वर्जन है और 9 आबादियाती से ज्यादा सख्त है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये कानून पारित हुए वो मैं समझता हूं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, उनको इस तरह से बिल पारित नहीं करना चाहिए। आपने 100 लोगों को लोकसभा में सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, और 46 लोगों को राज्यसभा में निलंबित कर दिया। और जब इस बिल की चर्चा हुई कमेटी में, तो उस समय कई लोगों के बारे में हमने रिक्वेस्ट की कि ये जो कानून के जो दिग्गज लोग हैं, इनकी राय लेनी चाहिए। उनको बुलाया तक नहीं, अपने लोगों को बुलाया जो इनके साथ हैं, उनकी राय लेकर ये बिल पारित हो गया। बिल कमेटी ने क्लियर कर दिया, कुछ में डिसेंट भी हुआ, फिर यहां आकर निलंबित करके इसको पारित कर दिया, कोई बहस ही नहीं हुई। तो पहली तो ये गलत बात है। इसका इस तरह बिल पास करना, और ऐसे बिल जो लोगों के संवैधानिक हकों को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं, इस तरह से पारित करना ये असंवैधानिक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 90% जो ये बिल है, ये वही बिल हैं, इनका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है, वही बिल हैं
जो पहले से चले आ रहे हैं। तो जो कॉलोनियल बात ये कर रहे हैं, कॉलोनियल ईरा की बात जो कर रहे हैं, वो तो उससे भी ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। मतलब कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए ये हम कर रहे हैं, और 90% तो वही है। तो ये भी गलत बात है। इसमें भारतीयता क्या है मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब कि अगर भारतीयता ये है कि लोगों को ज्यादा देर अंदर रखना, जेल में बेल नहीं दिलवाना, ठीक है ना, बेल होने नहीं देना, ऐसा कानून लगा कि किसी के खिलाफ भी टेरर एक्ट जो कि विरोध करे, कोई विरोध करे और कहना कि अगर नेशनल इंटेग्रिटी को आंच हो जाए तो वो टेररिस्ट एक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें भारतीयता तो मुझे समझ नहीं है। भारतीयता का मतलब क्या है? हम भारतीय लोग क्या हैं? हम चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने हालिया इंडिया इत्तेहाद मीटिंग पर बात करते हुए कहा है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में सीट शेयरिंग वहां होगी जहां भाजपा ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इंडिया इत्तेहाद का मकसद बीजेपी को दूर रखना। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। जी ने और जो केजरीवाल जी ने उन्होंने ये कहा था कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं तो उनको एक चेहरा बनाया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर फेस बनाया जा सकता है। तो इस पर लोगों का अंदाजा था शायद नीतीश जी से नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अब आज साफ किया कि कोई नाराजगी नहीं है। दरअसल ये जो है ये फंडामेंटल जो रिजॉल्व है, ये फैसला कि नहीं सब इकट्ठे लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे जो भी आइडियोलॉजिकल बेस पर, ये तो आइडियोलॉजिकल गठबंधन है ना, तो जनाब उस पर तो सब मुतफिक है। अब रही बात कि कहाँ पर क्या सीट्स की शेयरिंग होगी तो वो तो अलग बात है, वो तो आगने वाला कल ही कहेगा। जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ तो वाज़े कर दिया हमारे जो नायब सदर साहब है कि गठबंधन की जो सीट शेयरिंग की बात है वो वहाँ तक महदूद है जहाँ पर बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी। क्योंकि ये प्रयास होगा हमारी ये कोशिश होगी कि वहाँ पर रिपीट न करे वो वही जो उन्होंने जो जीत दर्ज की थी और वहाँ पर उनका मुकाबला किया जाए, तो वही होगा हमारे। यानी जो 303 सीटें बीजेपी ने जीती सिर्फ गठबंधन उन्हीं सीटों का होगा? नहीं, गठबंधन बाकी सीटों पर तो बाकी के लिए एतमाद होने का। जैसे देखिए ये बात और बढ़ सकती है कि जैसे ये उत्तर प्रदेश में है या मगरबी बंगाल में है या दिल्ली में है, तो क्या होगा जो रीजनल फोर्सेस को, या बिहार में है, ये बात कही गई थी। जम्मू कश्मीर में क्या होगा? क्या एनसी और पीडीपी मिलकर के चुनाव लड़ेंगी? हम अलायंस का हिस्सा, हम अलायंस के साथ लड़ेंगे इलेक्शन। लेकिन ये बेस लाइन हमारी है, ये बेस का मौक़िफ़ हमारा है कि देखिए जहाँ पर वहाँ दर्ज की थी बीजेपी ने अपनी जीत की थी, उन्हीं के बारे में बात होगी कि ताकि हम रोके बीजेपी को आने से। यानी कश्मीर की 3 सीटें अगर छोड़ दी जाएं तो 2 सीटें जम्मू की बचती हैं, जिस पर आप लोग अलायंस में जाएंगे। देखिए वो तो होगा, क़यादत का फैसला होगा, लेकिन मौक़िफ़ जो है हमारे जो नायब सदर साहब है उन्होंने एक उसूली मौक़िफ़ पेश किया है। उसूली मौक़िफ़ ये है कि जहाँ पर उन्होंने जीत की है यही बाकी जगहों पर भी होगा। देखिए यही यूपी में भी आप देखेंगे, यही हर जगह होगा कि जहाँ पर बीजेपी को रोकना है तो बीजेपी के लिए मुश्तरका होना चाहिए। बाकी में जो आप कहते हैं उसके बाहर जो है वहाँ पर ही सही। आप महाराष्ट्र में मराठा के लिए कह रहे हैं कि हम आपके साथ वचनबद्ध है, आपके हम हुकूक है, हम आपकी रिजर्वेशन के लिए मुमकिन बनाएंगे, कानून लाएंगे। और जम्मू कश्मीर के नौजवान की, जब सांबा के नौजवान की, कठुआ के नौजवान की, कश्मीर के नौजवान की जब बात आती, वहाँ उनको नौकरियों से, ज़मीनों से, वहाँ से महरूम किया जाता है और इसको उपकार बताया जाता है। तो जब ऐसे चलेगा नहीं। हमने पहली बार देखा अगर राजौरी पुंछ में इस तरह की कंडीशन आई हो, राजौरी में तो कभी ऐसा नहीं होता था, क्या वजह है कि राजौरी में ऐसा हो रहा है? देखिए राजौरी में ही नहीं है, रियासी में भी देखिए पहले हुआ करता था, लेकिन अभी तक ये पुरअमन इलाका था। ये क्या है कि क्या भूल चूक हुई, क्या आपके जो हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है तो उसकी में क्या खामियां रही, तो ये वहाँ हो रहा है। लेकिन अब उसके बाद ज़्यादा दर्दनाक, ज़्यादा परेशानी वाला जो वाक़ा हुआ, वो जो 3 सिविलियंस हैं उनकी मौत हुई, जो शुबा किया जाता है, जो ये कह तकरीबन एतराफ़ भी है सरकार की तरफ से कि सरकार ने एक इंक्वायरी का फैसला किया, उनकी नौकरियों का फैसला किया, कंपनसेशन का फैसला, जो हमारा मुतालबा था। ये एतराफ़ है कि वो शायद मुश्तबा तौर पर वो हिरासती इलाके हों, ये होना नहीं चाहिए उस इलाके में, जिस इलाके में पाकिस्तान की घुसपैठ का सबूत दिखा रही है सरकार, जिस तरह से वहां से घुसपैठ की जा रही है। आज भी कुछ फोटोज जारी की हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रहा है। देखिए जी, जो जिसकी ये कोशिश होगी कि यहाँ का अमन बिगाड़े, वो तो कोशिश अपनी करेगा।
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन ने 2 से 3 खत लिखे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि वो चेयरमैन से मुलाकात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दिल्ली से बाहर है और अगले 2-3 दिनों में चेयरमैन से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई चेयरमैन से नहीं बल्कि हुक्मरान जमात से है। स्पीकर और चेयरमैन आईनी हुकाम है और उनका हम एहतराम करते हैं। चेयरमैन साहब ने 2-3 खत लिखे हैं, खड़गे साहब ने भी उनको फौरन जवाब दिया है। वो चाहते थे कि आज मिले। खड़गे जी बाहर हैं, आज दिल्ली से, कल सुबह आ रहे हैं। उम्मीद है अगले 2-3 दिन मिल लेंगे। देखिए, हमारी जो चेयरमैन साहब की भूमिका अलग है। हमारी लड़ाई चेयरमैन साहब के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष के साथ, सरकार के साथ है। सरकार को मन बनाना चाहिए कि क्या वो सदन चलाना चाहती है कि नहीं, क्या विपक्ष को मौका देना चाहती है कि नहीं, यही असली मुद्दा है। स्पीकर और चेयरमैन साहब तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, पर असली बात यही है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में आकर इस 13 दिसंबर के कांड के बारे में एक वक्तव्य देने से क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, पर मीडिया के साथ वो लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं। तो ये तो संसद का नजरअंदाज हुआ ना। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कांग्रेस पिछले 7 महीनों से कर्नाटक में बरसर इख्तियार है। उन्हें सिर्फ एक हुक्म जारी करना होगा जिसमें लोगों को जो चाहे पहनने की इजाजत दी जाए, ये कहते हुए कि कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया एक हुक्म जारी करने से खौफजदा है। हम कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत से हिजाब पर पाबंदी हटाने के हुक्म का मुतालबा करते हैं। महीने हो गए हैं सरकार के बने हुए और चुनाव में 7 महीने हुए हैं। इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है। वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बखास कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोर शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहां पर सिद्धरामैया के लिए। अब वो लोग खामोश क्यों हैं? जो लोग हमको गुस्सा करते थे, हम पर तनकीद करते थे, अब वो बोले ना भाई आपने इनके लिए प्रचार किया, इनको आपने सत्ता दी, तो इनको चाहिए। इनका मुख्यमंत्री एक मामूली सा ऑर्डर निकालने से पसोपेश कर रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। जनसभा में एक बात बोलते कि जिसको जो खाना है खाइए, जो पहनना है पहनिए, और फिर फौरन एक आधे घंटे के बाद बोलते नहीं अभी तो हम फैसला नहीं लिए। तो हम कर्नाटका के कांग्रेस सरकार से, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करते हैं कि आप फौरन अपनी सरकार से एक ऑर्डर निकालिए जिसमें ये जो हिजाब पर पाबंदी उसको खत्म। दिल्ली के अस्पतालों में मुबैना गैर मयारी अद्वियात फराम करने पर दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि वो बोहला क्लिनिक नहीं है, ये मौत के क्लिनिक है। ये शर्मनाक है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाली अद्वियात फराम की गई है। नमूने जुलाई में लिए गए हैं और अक्टूबर में रिपोर्ट आ गई। उन्हें जाली अद्वियात जब्त करने का हुक्म देना चाहिए था। शर्मनाक है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नकली दी जा रही हैं और जो जानकारी सामने आ रही है वो स्तब्ध करने वाली है। जुलाई में ये सैंपल उठाए जाते हैं, अक्टूबर में रिपोर्ट आ जाती है और आज हम दिसंबर के एंड में खड़े हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 3 महीने में जरा जानकारी जुटाइए कि कितनी बार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों में जाके फोटो खिंचवाई है। अगर इनमें जरा सी गैरत होती, जब इनको पता था कि सैंपल आ चुके हैं जी, तो इनको जाके वहीं दवाइयां पकड़नी चाहिए थी, उसी समय हटानी चाहिए थी, उसके आदेश देने चाहिए थे। आज अपनी खाल बचाने के लिए आप अधिकारियों पर दोषारोपण कर रहे हैं। अरे आप तो मंत्री हैं भाई, वहां जाके सस्पेंड करते, किसने रोका था आपको? लेकिन खुद की मिली भगत और खुद, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट मंत्रिमंडल है, भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, तो ये लोगों की जान के साथ खेलेंगे।
बहराइच शरदस्ती हाईवे पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया है। गुजरात से बलरामपुर जा रही बस चावल से भरे ट्रक से टकरा गई है। बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक हादसे में 3 मुसाफिर जान बहक जबकि 20 के करीब जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि कौमी शाहरा पर शदीद धुंध के बायस यह हादसा पेश आया था। जनपद बहराइच के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में जो बहराइच श्रावस्ती मार्ग है उसके सीमा के निकट एक सड़क दुर्घटना हुई है। इसमें एक चावल से लदा ट्रक जो श्रावस्ती से बहराइच की तरफ आ रहा था और एक गाड़ी जो गुजरात के राजकोट से जिला बलरामपुर के लिए जा रही थी, उन दोनों वाहनों में एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक 3 लोगों के इसमें सूचना है। घायलों का इलाज करवाया जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं राहत और बचाव कार्य जारी है। बस में सर कितने लोग सवार थे, कितने लोग घायल हैं? अभी जो प्राप्त सूचना के अनुसार है कि अभी तक बस में सवार 2 लोगों की मृत्यु हुई है। शेष अन्य लोगों का भी जो है एम्बुलेंस से भिजवा दिया गया है, जिनका जो है मेडिकल उपचार और उनका चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है। तो कुछ समय बाद हम आपको जो घायलों की स्थिति है उसके बारे में बता सकेंगे। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है। इस साल अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं यौम पैदाइश के मौके पर यह सालाना जश्न वाजपेयी के ताउन को तस्लीम करने और अवाम में हुकूमती जवाबदेही के बारे में बेदारी पैदा करने का काम करता है। गुड गवर्नेंस डे की तारीख 23 दिसंबर 2014 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को मुल्क के सबसे बड़े शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर ऐलान किया था, क्योंकि इसी दिन बीजेपी के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश हुई थी। गुड गवर्नेंस डे का मकसद गुड गवर्नेंस के जरिए मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों और खदमात तक अवाम की रसाई को बढ़ाना है। इसे ई गवर्नेंस के जरिए गुड गवर्नेंस के नारे के साथ कायम किया गया था। इधर साबिक सदर रामनाथ कोविंद, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन दानिश हरिवंश और दीगर लीडरों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया है। थारू कबालियों को बेहतर जिंदगी फराहम करने और उन्हें समाज के मरकजी इदारे से जोड़ने के लिए मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशें जमीन पर नजर आती हैं। PWD महकमा यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंद नेपाल सरहद पर वाक़ा थारू कबाली इलाकों में गवर्नेंस के विजन को नाफिज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। महकमा PWD ने थ्रो कबाली इलाकों में सड़कों का नया जाल बिछा दिया है। आपको बताते चले कि हिंद नेपाल सरहद की गोरी पांठा और चंदन चौकी की तबाहशुदा सड़क की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा थ्रो कबाली इलाकों के मुख्तलिफ देहातों के लिंक रोड्स की तामीर का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनिल कुमार यादव ने बताया है कि इलाकों में ज्यादातर सड़कों की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। दीगर सड़कों के तामीराती काम को मयार की बुनियाद पर जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। एरिया में सड़कों को लेकर किस तरह से विकास कार्य चल रहा है और कितनी सड़कें अभी तक कंप्लीट हो गई हैं? देखिए, जहां तक थारू जनजात एरिया के विकास की बात है, सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात पर पूरा जोर है कि उस एरिया का चौमुखी विकास किया जाए। इसमें सड़कों का एक अहम रोल होता है। और अगर इस एरिया की हम बात करें तो आप वहां देखेंगे कितने समय जो है दुधवा से चंदन चौकी और पलिया से गौरी फंटा तक जो लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण गुणवत्ता के साथ हम लोगों ने काम पूरा कराए हैं। जो सड़कें काफी क्षतिग्रस्त थी, वर्तमान समय में बहुत अच्छी कंडीशन में हम लोगों ने उनको करा लिया है। और एक जो वर्ल्ड क्लास बिटनेस रोड होती है उस तरह का हम लोगों ने बनाया है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग थारू जनजात के विभिन्न गांव की बात करें, जो लिंक मार्ग थे मेन सड़कों से जो गांव को कनेक्ट करते थे, ऐसे लगभग पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 26 गांव में सड़कों का निर्माण कराया था। और इस वर्ष में भी जो है हमने जो है 3 गांव में जो है सड़कें स्वीकृत कराई थी, जिनका काम हमारा लगभग पूरा हो गया है। और
अब वहां पर हमें 2 गांव का और कराना है, जिसके लिए आगरण ऑलरेडी प्रेषित है। इस तरह से हमारा पूरा जो थारू जनजाति एरिया के जितने भी गांव हैं 100% जो है संतृप्त रहेंगे सड़कों के मामले में, और उनकी गुणवत्ता पूर्वक जो है, जो हमें आवागमन की सुविधा है, जो वहां की राइडिंग क्वालिटी है, वो हमें अच्छी मिलेगी। और इसी तरह से एक जो मेन मुख्य मार्ग जिसका पहले अभी आपने जिक्र किया था, वो है दुधवा से चंदन चौकी। दुधवा से चंदन चौकी रोड जो है स्ट्रेंथनिंग वार्डिंग में जो है हमने उसको पूरी तरह से काम कंप्लीट करा लिया है, और वर्तमान समय में एक अच्छी सड़क वहां जो है उस एरिया में जाने के लिए हमारे पास उपलब्ध है। सर, कुछ सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, किस तेजी के साथ चल रहा है, क्या कुछ? अब देखिए, अगर हम उस थारू जनजाति एरिया की बात करेंगे तो वहां पर एक काम जो हमारा स्वीकृत है वो है हमारा डिगनिया तिराहे से, जो लोकल हम यहाँ कहते हैं डिगनिया तिराहे से जो है गौरी फंटा तक, वो उसकी लंबाई 6.43 किलोमीटर है, और वो सड़क जो है विभाग ने स्वीकृत किया था, और अच्छी गुणवत्ता के साथ उस सड़क का निर्माण। नाजरीन, इसी के साथ ही बड़ी खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज, और गुलिस्तान न्यूज पर अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।